नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा में। बच्चों, आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 3 से मैथमेटिकल पेडागॉजी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी गणित का शिक्षण शास्त्र में क्या चीजें होती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें। सेंट्रल टीटी का जो पेपर होता है प्राइमरी स्तर पर, उसमें गणित के 30 सवाल आते हैं, जिसमें से 15 सवाल मैथमेटिकल पेडागॉजी के होते हैं और 15 सवाल बेसिक मैथमेटिक्स के होते हैं। जूनियर स्तर पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी 30 सवाल मैथमेटिक्स के होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल पेडागॉजी के आते हैं और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, जो अर्थमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो हम जो 15 क्वेश्चन प्राइमरी स्तर पर और 10 क्वेश्चन जूनियर स्तर पर मैथमेटिक्स के मैथमेटिकल पेडागॉजी के आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करें, इनके आंसर हमें सही आंसर कैसे पता चले, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा अपना क्लासरूम एक्सपीरियंस है, जिसमें ज्यादातर बच्चों का ये अनुभव होता है कि उनको मैथमेटिक्स बहुत टफ लगती है, मैथ नहीं समझ आता, और दूसरा उनके लिए प्राण विधि होती है साइकोलॉजी नहीं। लेकिन कहते हैं साइकोलॉजी फिर भी समझ लेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आती है तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स नहीं आती, लेकिन अगर आपको मैथमेटिकल पेडागॉजी पर पकड़ बन गई तो आप 30 में से 15 नंबर ला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छे नंबर होते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो अगर आप मैथमेटिकल पेडागॉजी में एनसीएफ को पढ़ेंगे, हमारी बातें सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो ये बिल्कुल गारंटीड है कि आपको मैक्सिमम नंबर, इवन 15 नंबर होते हैं, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 15 के 15 अपना सही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समझ विकसित करना है। क्वेश्चन होता है, उसके 4 आंसर होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, बस छांटना होता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो वो आंसर कहां से लिए जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है, वो क्यों जो तुमको लगता सही है और होता सही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट कैसे तैयार होते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 48 पर जाएंगे, हिंदी वाले एडिशन में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, तो टाइटल मिलेगा 3.2 मैथमेटिक्स या गणित। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहली लाइन, पहला छोटा सा पैराग्राफ है, हम पढ़ेंगे और 3 सवाल वो पैराग्राफ देगा। पहला क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है सीटेट में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उद्देश्य क्या होता है, या ऐसे होता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है, या उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है। तो पहली लाइन लिखी, हम पढ़ रहे हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। यानी गणित का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे के ब्रेन को मैथमेटाइज करना, यानी उसकी गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना। ये गणितीयकरण की क्षमता का विकास क्या होता है, ये टाइप ऑफ लॉजिकल थिंकिंग होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, या कह सकते हो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टाइप की थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग आप या नॉन ट्रेडिशनल थिंकिंग आप मान सकते हैं। यानी 2 चीजें आपको क्लियर हुई इस चैप्टर में, एक तो कहानियां आपको तार्किकता का विकास करती हैं आपके अंदर, और दूसरा मैथमेटिक्स क्या करती है, आपके ब्रेन को मैथमेटाइज करती है और लॉजिकल थिंकिंग की तरफ ले जाती। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं। दूसरी लाइन लिखी है कि स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य क्या है। ये भी क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित का सीमित यानी नैरो ऑब्जेक्टिव क्या है, सीमित उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। तो सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्या से जुड़ी संख्याएं, सांख्यिक संक्रियाएं, माप, दशमलव व प्रतिशत। सीधा सीधा बात है, गणित का सीमित उद्देश्य जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, प्रतिशत, ये निकालना। यानी गणित की जो बेसिक एक्टिविटी है, ये गणित का सीमित लक्ष्य यानी नैरो गोल या नैरो ऑब्जेक्टिव माना जाएगा। इसके बाद तीसरा सवाल बनता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का उच्च लक्ष्य यानी जो ब्रॉड गोल है या हायर गोल है, वो क्या होना चाहिए। तो यहां लिखा है, हमारे इससे उच्च लक्ष्य हैं कि बच्चे के साधनों को विकसित करना। अब बच्चे के पास कौन से साधन हैं, हम सब लोग बच्चे हैं, तो बच्चे के पास कौन से साधन है, तर्क करने के साधन है, सोचने के साधन है, सुनने के साधन है, देखने के साधन है, अंदाजा लगाने के साधन है। तो कह रहे हैं कि गणित का जो उच्च लक्ष्य है बच्चे के साधनों को विकसित करना, ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सके,
तार्किक परिणाम निकाल सके, जो मान्यताएं दी गई हैं, जो पहले से मान्यताएं हैं उनके तार्किक परिणाम निकाल सके। आगे लिखा है और अमूर्त को समझ सके, अमूर्त को समझ सके। जैसे एक आदमी 5 किलो खाना खा लेता है तो 25 आदमी कितने किलो खाना खा लेंगे। तो क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर थिंकिंग। अगर आपको गणित आती है तो बड़ी आसानी से इस अमूर्त के बारे में सोच सकते हैं। अमूर्त का मतलब अब्स्ट्रैक्ट, जिसका परसेप्शन मैक्सिमम ना किया जा सके इंद्रियों के द्वारा, उसे अब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त कहते हैं। जैसे परमात्मा है, मन है, इनको क्या है, आप सब महसूस तो कर रहे हो लेकिन इनका प्रत्यक्षीकरण अधिकतम ना कर पाना क्या कहलाता है, अमूर्त कहलाता है। तो कह रहे हैं गणित का एक बात क्लियर हुई, उद्देश्य क्या है, लॉजिकल थिंकिंग या ब्रेन को मैथमेटाइज करना, यानी गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना। उसका नैरो गोल क्या है, जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाना। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर उसका ब्रेन सोचने के लिए तैयार हो जाए। जो मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं, वैज्ञानिक मान्यताएं, इनको तार्किक परिणाम, अब जैसे E बराबर mc² है, रिलेटिविटी थ्योरी है, इनका प्रैक्टिकल तो संभव नहीं है, लेकिन क्या है, अब जैसे अंतरिक्ष में हमें कोई ग्रह या उपग्रह सैटेलाइट भेजना है तो वहां कोई फीता लेकर के या मीटर लेकर के नापने तो नहीं जाता है। क्या होता है, वो अमूर्त के बारे में जान करके, अंदाजा लगा करके, मैथमेटिकल एक्टिविटी के द्वारा सर्वे करते हैं और डेटा एकदम एक्यूरेट लाकर दे देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अमूर्त को सोच सके। आगे लिखा है इसके लिए, इसके किसके लिए, कि ब्रेन मैथमेटाइज हो, नैरो ऑब्जेक्टिव, नैरो गोल कंप्लीट हो, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव या ब्रॉड गोल क्लियर हो। इसके लिए एक टीचर को किस प्रकार की या एक व्यवस्था को, सिस्टम को किस प्रकार के कैरिकुलम की जरूरत पड़ती है, ये भी सवाल आता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर कोई शिक्षक ऐसा कैरिकुलम लाए जिसमें गणित के उच्च और सीमित दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके तो वो कैरिकुलम कैसा होगा। तो यहां लिखा इसके लिए ऐसी पाठचर्या चाहिए जो महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस और सुसंगत यानी कोहेरेंट हो और गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाए। यानी ऐसी पाठचर्या चाहिए जो एम्बिशियस एंड कोहेरेंट हो, महत्वाकांक्षी और सुसंगत हो। अब फिर सवाल बनेगा, आगे लिखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी किस अर्थ में हो। तो लिखा है उसे महत्वाकांक्षी इस अर्थ में होना चाहिए कि वह उपरोक्त उच्च लक्ष्य की प्राप्ति, उच्च लक्ष्य यानी ब्रॉड या जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करे, ना कि केवल सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करे। तो ये क्लियर हो। आगे लिखा हुआ है इसे सुसंगत, अब ये भी ध्यान रहे कि कोहेरेंट क्यों होना चाहिए। सब सवाल आए हैं, आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, हमें तो याद है सारे सवाल, लेकिन आप पुराने पेपर उठा के देखोगे प्राइमरी और जूनियर के, तो यही एज इट इज लाइनें मिलती चली जाएंगी, चैलेंज के साथ, बिल्कुल गारंटीड हम आपको बता रहे हैं। लिखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या को कोहेरेंट यानी सुसंगत क्यों होना चाहिए। तो लिखा है इसे सुसंगत होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में उपलब्ध विभिन्न प्रणालियों व शिक्षा जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित में एक ऐसी क्षमता में ढल सके जो माध्यमिक कक्षाओं में आने वाले विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के क्षेत्रों में समस्याओं को संबोधित कर सके। कह रहे सुसंगत ऐसी होनी चाहिए कि ये जो गणित पढ़ाया जाए सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला ना हो, कि जो लोग आर्ट साइड में चले जाएं वो सामाजिक विज्ञान के डेटा को इंटरप्रिटेट कर पाएं, एनालिसिस कर पाएं। जो साइंस में जाएं वो, बायोलॉजी वाला बच्चा जब इंटर में जाता है फिजिक्स सॉल्व करनी पड़ती है उसको तो हालत खराब होती, जबकि कक्षा 10 तक कंपलसरी मैथमेटिक्स उसने पढ़ा है। तो कह रहे हैं जो कोहेरेंट होना चाहिए यानी सुसंगत होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए ताकि टुकड़े टुकड़े में पढ़ाई गई गणित को वो अपने जीवन में या स्कूली जीवन में आने वाली समस्याओं को सॉल्व कर सके। आगे लिखा है कि यह इस अर्थ में भी महत्वपूर्ण होना चाहिए कि विद्यार्थी ऐसी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता को महसूस कर सके और शिक्षक विद्यार्थी दोनों इन समस्याओं को हल करने में जो अपना समय और ऊर्जा लगाएं इसका सदुपयोग माने। कंपलसरी है भारत में कक्षा 8 तक गणित सबको पढ़नी होती, चाहे आर्ट साइड में जाओ, चाहे होम साइंस में जाओ, चाहे साइंस साइड में जाओ। लेकिन ये 8 साल तक जो तुम मेहनत करते हो
फिर जब सीटेट में जाते हो और फिर वो बीएड करते हो, सीटेट में जाते हो, फिर कहते हो मैं मैथ नहीं आती, जोड़ना घटाना आपको टीचर सिखाता है। तो 8 साल तुमने जो तैयारी की वो बेकार गई और टीचर ने जो मेहनत की वो तो खराब गई। तो कह रहे ये ऐसा कुछ मैथ पढ़ाया जाए जो बच्चे जीवन में उसका उपयोग कर सके, इसलिए जो ऊर्जा और जो मेहनत खत्म हुई टीचर और स्टूडेंट का, उसका कुछ सदुपयोग हो पाए। आगे लिखा हुआ है गणित की पाठचर्या के मुख्य 2 सरोकार हैं। सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार, राष्ट्रीय पाठचर्या के अनुसार गणित का सरोकार क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। पहला है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग को आकर्षित करने के लिए क्या कर सकती है। सरोकार या सिग्निफिकेंस का मतलब यहां है कि कुछ गणित का कैरिकुलम ऐसा हो कि बच्चे के ब्रेन को अट्रैक्ट करे। मूवी अट्रैक्ट करती, कहानी की किताबें अट्रैक्ट करती, विज्ञान अट्रैक्ट करती, भाषाएं अट्रैक्ट करती, लेकिन गणित इतना रिपल क्यों करती, दूर क्यों करती है, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट। हर तीसरा बच्चा कहता हमें गणित नहीं अच्छा लगता। तो ये क्यों? गणित के कैरिकुलम में कुछ प्रॉब्लम है, गणित के सरोकार सिग्निफिकेंस में कुछ प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं पहला सिग्निफिकेंस ये होना चाहिए कि गणित बच्चे के ब्रेन को यानी दिमाग को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, और यह विद्यार्थियों के संसाधनों को कैसे सुदृढ़ मतलब अच्छा कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 2 सिग्निफिकेंस है, एक तो ब्रेन को अट्रैक्ट करे, दूसरे उसके पास जो संसाधन है, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, अंदाजा लगाने की क्षमता या भविष्यवाणी करने की क्षमता, इनकी ये जो संसाधन है, ये जो जन्मजात उसको मिले, इनको कैसे और अच्छा कर दे ताकि वो सटीक भविष्यवाणी कर पाए, सटीक अंदाजा लगा पाए, सटीक अनुमान लगा पाए। आगे लिखा है चूंकि गणित माध्यमिक स्कूलों तक एक अनिवार्य विषय है, अतः अच्छी गणित शिक्षा का अधिकार प्रत्येक बच्चे। कोई दुनिया का ऐसा बच्चा नहीं जिससे आप कहो कि तुम्हारा दिमाग कम है, बुद्धि कम है, तुम गणित नहीं पढ़ सकते हो। ये अधिकार है बच्चे को कि वो अच्छी गणित पढ़ना उसका हक बनता है, अधिकार बनता है। आप उसे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। आगे लिखा है यह शिक्षा, अभी गणित की शिक्षा सुखकर एवं सहज होनी चाहिए। ये लाइन सुनकर के आपको थोड़ा हंसी आएगी कि गणित की शिक्षा सुखकर एवं सहज होनी चाहिए। हर बच्चा अगर अपने स्कूली जीवन को याद करे तो सिर्फ एक ही टीचर और एक ही सब्जेक्ट से रूह कांपती है, वो होता था गणित का मास्टर और गणित का सब्जेक्ट। टीचर मतलब ऐसे ही बुला लिया हाल चाल पूछने के लिए गणित वाला, तब कांपने लगती थी, हालत खराब होने लगती। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं, अभी बोल देगा कि बताओ 20 का स्क्वायर बताओ, या पूछ लेगा चलो 22 का पहाड़ा सुनाओ, 16 का पहाड़ा सुनाओ, टेबल सुनाओ। अब वहां कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया, या कह देगा कि 10-10 के तुम्हारे पास 1000 नोट है तो बताओ कितने रुपए हुए। अब वहां टेंशन हो जाएगी। तो गणित की शिक्षा सुखकर हो। अब सुखकर क्यों नहीं रह गई? क्योंकि कारण है कि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, रेक्टिफिकेशन है, मैकेनिकल पढ़ाई है। मतलब इतना गंदा माहौल बना दिया है मैथमेटिक्स के कैरिकुलम में कि बच्चा मैथमेटिक्स में हाई स्कूल में टॉप करने वाला ये नहीं जानता कि उसके पिताजी ने जो 2200 स्क्वायर गज का प्लाट उसे गिफ्ट किया है, उसका एरिया अंदाजा लगा के बता पाए कितना बड़ा होगा। तो उसके पिताजी जानते हैं अपने बच्चे को कि वो कैसा गणित पढ़ता है, तो कहते हैं जितना शर्मा जी का मकान है ऐसे ऐसे मकान 2 तुम्हारे प्लाट में बन जाएंगे जो तुम टॉप करने पर तुम्हें हमने गिफ्ट किया है। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनी हैं? जबकि वो गणित में मास्टर है बच्चा, लेकिन व्यवहारिक गणित की समझ नहीं है। वो दुकान पर जाता है तो 89 तो जानता है, 79 तो जानता है, लेकिन वो 89, 87, 85 इनमें वो कंफ्यूज होता है। तो जो ये स्थितियां पैदा हुई हैं गणित की कैरिकुलम के कारण, तो कह रहे गणित की शिक्षा सुखकर एवं सहज होनी चाहिए। और आगे लिखा है कक्षा 8 तक मतलब अब यहां पर ये एक बात ये और आती है कि सुखकर और सहज होने के साथ शिक्षा के भूमंडलीकरण के संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न उठता है कि 8 सालों की स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों ने कैसा गणित पढ़ाना चाहिए जो उसे केवल उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए ना तैयार करे, जीवन भर काम है। कह रहे हैं गणित कुछ ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि सिर्फ वो उच्च कक्षाओं तक ही सीमित ना रहे, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, उसके जीवन में काम है। अब अगर आपके जीवन में काम आने वाला होता गणित,
तो आप जो CISI होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, भिन्न होती हैं, या टेक्नोमेंट्री के कोई सवाल होते हैं, या आपका मेंसुरेशन का कोई सवाल, इसको आप अपने जीवन में ऐड कर पाओ। अगर आप अपनी उस वाली गणित को अपने जीवन में लागू करते तो जो सेल आता है आपका मार्केट में, दुकानदार या ऑनलाइन सेलिंग होती है कि वो इंतजार करते हो कि पर्टिकुलर बम्पर सेल आएगा, वो सेल जो आएगा तो वो आपको पता है कि सेल जो होती है वो कास्ट पे नहीं दी जाती है, MRP पे दी जाती है। कास्ट कितना हुआ, 100 रुपए, अब वो उस पर तो नहीं दे सकते हैं, वो काहे पर देते हैं, MRP पे। MRP पे क्यों देते हैं, MRP बढ़ा दिया, अब 5000 का जींस 1500 को कर दिया, अब 50% उसका डिस्काउंट लगा दिया। तो हम ये सब समझ नहीं पाते हैं गणितीय खेल और फंस जाते हैं इन चक्करों में। इसलिए हमें यहाँ जानना है कि हम ऐसा गणित सीखें जो हमारे जीवन में काम आए, सिर्फ माध्यमिक स्कूलों तक सीमित न रह जाए। आगे लिखा है, गणित में अधिकतर कौशल उपयोगी, प्राथमिक स्कूल में सिखाए जाने वाले गणित के अधिकतर कौशल उपयोगी होते हैं। बहरहाल पूर्ण वर्णित उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या का पुनः अभिमुखीकरण। कह रहे अगर हम उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति चाहते हैं, यानी बच्चे के अंदर अमूर्त क्षमता का विकास, अंदाजा लगाना, भविष्यवाणी करना, इन सब में समझ विकसित हो उसकी, तो हमें क्या है, गणित के कैरिकुलम का रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा। यानी गणित के पूरे कैरिकुलम को पुनः अभिमुखीकृत करना पड़ेगा, यानी उसको फिर से लिखने की जरूरत है, से बच्चे उस समय को बेहतर उपयोग कर सकेंगे जो स्कूल में व्यतीत करते हैं। उनकी समस्या हल करने व विश्लेषण करने के कौशल पुष्ट होंगे और जीवन में वे विभिन्न तरह की समस्याओं का बेहतर रूप में सामना कर सकेंगे। साथ ही गणित की पाठचर्या, हम लोग अगले पेज पर आएंगे 49 नंबर पर, के लंबे चौड़े आकार जिसमें एक विषय में दक्षता दूसरे विषय के ज्ञान के लिए आवश्यक होती है पर दिए जाने वाले जोर को कम करना चाहिए, ताकि वह बृहत्तर यानी ब्रॉड पाठचर्या तैयार हो जाए जिनमें वे विषय ज्यादा हों, जो बुनियादी बातों से शुरू हों या विभिन्न विद्यार्थियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर। कह रहे हैं कि हमारा कैरिकुलम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमारी बुनियादी बातों से, रोजमर्रा कि तुम घर से निकलते हो, स्कूल तक आते हो, और स्कूल से घर तक आने में आपको आधा घंटे लगता है, और आधा घंटे में तुम 4000 कदम रखते हो, तो बताओ एक कदम रखने में तुम्हें कितना समय लगा। ये बुनियादी बातें हैं जिसका वो रोज प्रत्यक्षीकरण करते हैं। इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनाए जाएं, ये फर्जी की बातें ना उसमें लाई जाए, अमूर्त बातें ना ली जाए कि रमेश उसी खेत को 5 दिन में जोत लेता है तो सीता उस खेत को कितने दिन में जोतेगी। ना खेत है, ना रमेश है, ना सीता है, सब कुछ हमारे यहाँ अज्यूम बेस चलता है। तो मैथमेटिक्स उन छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्तर के हैं, जूनियर स्तर के हैं, उनका ब्रेन उतना लॉजिकल नहीं हुआ होता और वो चीजें समझ नहीं पाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसी में एक टेबल है 49 नंबर पेज पर, ये टाइटल जो आपका था ये फिनिश हुआ। गणित अगला टाइटल है 3.2.1, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये टेबल हम डिस्कस करते हैं। स्कूली गणित शिक्षा की कुछ समस्याएं, यहां से कई सवाल आते हैं कि स्कूली गणित की समस्याएं क्या। तो पहली समस्या क्या है, बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं। यहां हम करेक्ट करेंगे कि बहुत नहीं, सभी बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत रहते हैं। वे जल्दी ही गणित की गंभीर पढ़ाई से विमुख हो जाते, छोड़कर चले जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ज्यादातर बच्चे गणित का इतना उलझाऊ कैरिकुलम है जिसको वो झेल नहीं पाते, छोड़ देते, चले जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि वो इससे इसलिए नहीं डरते कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स, इसमें फेल होने का डर बहुत रहता है, इसलिए वो छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा, यह पाठचर्या केवल इससे विमुख होने वालों के लिए निराशाजनक नहीं है, बल्कि यह प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कोई चुनौती पेश नहीं करती। मतलब जिन्होंने MSc मैथमेटिक्स किया वो भी सीटेट की तैयारी आज कर रहे हैं, और जो हाई स्कूल में मैथ छोड़ दिया था वो भी सीटेट की तैयारी। मतलब इनके लिए कुछ स्पेशल अवसर नहीं मिलते। अब बताइए कितना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और 15 साल तब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो पाते हो मैथमेटिक्स में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, तो इनके लिए अवसरों की बड़ी समस्या है। मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज्ड अवसरों की कमी है। तीसरी ये समस्याएं, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से आते हैं क्वेश्चन, आप अंडरलाइन कर सकते हैं। समस्याएं, अभ्यास, मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है और दोहराव ग्रस्त है।
इसमें संगणना यानी कैलकुलेशन पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इससे स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। यानी आज भी गणित में जो समस्याएं हैं, अभ्यास है, मूल्यांकन पद्धति बहुत ज्यादा क्या है, दोहरावग्रस्त है। दोहरावग्रस्त का मतलब है इतना ज्यादा मैकेनिकल सब कुछ बना दिया गया है, यांत्रिक बना दिया गया है कि किसी का 59.99% आया है रिजल्ट और किसी ने 60% रिजल्ट, तो 59 वाले को टीचर काट देगा, जबकि 0.01% का डिफरेंस है। अब अगर प्रोसेसिंग सही है, पूरा न्यूमेरिकल सही है, लेकिन प्लस की जगह पर माइनस हो गया, पूरा काट दिया, तो इतना मैकेनिकल नहीं, हमें बहुत ज्यादा मूल्यांकन में नंबर लाने पर जोर नहीं, हमें इसकी प्रक्रियाओं पर, बच्चे को कॉन्सेप्ट उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से आ गई, ये बड़ी बात है। आंसर नहीं आ रहे तो एक अलग बात है, जब और ज्यादा अभ्यास करेगा तो उसको आंसर सही आने, तो इसको सुधारने की जरूरत है। अगला पॉइंट लास्ट है इसका, अध्यापकों में आत्मविश्वास की कमी है। क्यों? क्योंकि उनको टीचिंग पेडागोजी, जब वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, मैथमेटिकल टीचिंग पेडागोजी उनको अच्छे से सिखाई नहीं गई होती है, और वही ट्रेडिशनल मेथड से ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन को लिखना और उसको हल करना और फिर बच्चों को एज इट इज उसको उतार लेना। कभी ऐसा मौका नहीं देता कि बच्चे इसमें हमने इसका आंसर कर दिया, सॉल्व कर दिया, अब इसको तुम नए तरीके से सॉल्व करो। क्या इसमें कोई और शार्ट ट्रिक बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? यहां तो हाल ये होता है कि टीचर और बच्चे के न्यूमेरिकल में अगर डिफरेंस पाया जाए तो टीचर बच्चे को खड़ा करके पनिश करता, कहता है कोचिंग कहां पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि हमने तुमको सिखाया नहीं है मेथड, तो तुम जान कैसे गए? तो ऐसी स्थिति में कहां कोई मैथमेटिक्स सीख पाएगा, जो एक जटिल सब्जेक्ट है। कह रहे हैं अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती। तो ये कई सारी समस्याएं हैं बच्चों, जिसकी वजह से आज मैथमेटिक्स में ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही हैं। तो हमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिकल पेडागोगी का स्टार्ट किया, उसका पहला स्टेप खत्म किया है। आप इस वीडियो को देखेंगे, अपना एनसीएफ पढ़ेंगे और फिर इसके बाद पुराने साल के क्वेश्चन करेंगे। कोई क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूज करता है तो हमारी ईमेल आईडी या कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाकर आप तक उसकी समस्या का समाधान करेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, कमेंट भी किया करो, अनुभव अपने लिखा करो कैसे लगे आपको वीडियो, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दिया करो ताकि उन तक ये बात पहुंचे, क्योंकि आपके सहयोग के द्वारा हम और दूर तक जा सकते हैं और लोग हमारी बातों का फायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।